नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 31 जुलाई 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और पीआईबी की प्रमुख घोषणाओं के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और आज का प्रमुख तथ्य, इसकी हम चर्चा करते हैं। आज के अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मंत्रालय ने किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। कुसुम योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई है, न कि विद्युत मंत्रालय के द्वारा। तो ये 2019 में योजना प्रारंभ की गई थी। कुसुम की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, किसान ऊर्जा सुरक्षा तथा उत्थान महाअभियान। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने या कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा युक्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सोलर पंप स्थापित करने के साथ साथ आप ध्यान रखें, जो नया एक परिवर्तन यहाँ किया गया है कि कृषि फीडर की स्थापना की जाएगी गांव में। यानी जो भी बिजली उत्पादित होगी कुसुम में, उसे कृषि फीडर के माध्यम से पूरे गांव में आपूर्ति किया जाएगा, जहां पर भी एक तरह से पानी प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो पंप सेट लगाए गए हैं उनके लिए। तो ये एक तरह से पूरे गाँव के लिए व्यवस्था शुरू करने के लिए यहाँ पर कृषि फीडर को शुरू करने की बात कही गई है। तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ आपका सही है। तीसरा, किसानों के पास अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचने का विकल्प उपलब्ध है। कुसुम योजना में आप ध्यान रखें, जो भी किसानों की बंजर भूमि है, अब इसमें जो भी घास के मैदान उनके पास हैं या जो चरागाह उनके पास हैं या कोई दलदली जगह है, वहां पर भी इस तरह के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं और उनसे जो बिजली प्राप्त होगी, अपना उपयोग करने के बाद जो अतिरिक्त बचेगा उसको बेचकर आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर है आपका सी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा मंत्री और साथ साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसके माध्यम से अगर हम डिस्कॉम की बात करें, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, जो बिजली की वितरण कंपनियां हैं राज्यों में, उनके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। इसी बैठक में प्रमुख रूप से कुसुम योजना में एग्रीकल्चर फीडर, कृषि फीडर जो बनाने की बात है, उसके संबंध में भी बात की गई है, जिससे कि सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि क्षेत्र में और अधिक बढ़ाया जा सके। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। क्षोभ मंडलीय ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीडेंट है। ध्यान रखें, प्रतिक्रियाशील और एक प्रमुख ऑक्सीडेंट है जो फसल उत्पादकता को काफी कम करता है। फसल उत्पादकता की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से पृथ्वी की सतह के पास क्षोभ मंडल में जो भी ओजोन होती है, उसके कारण से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको सही रूप में नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है एक तरह से जो उत्पादकता है फसल की, वो प्रभावित होगी। कार्बन को अलग करने की पौधों की क्षमता में काफी वृद्धि करता है। यही देखें, पॉइंट एक आपका यहाँ पर भाग गलत है, क्योंकि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो वायुमंडल की जो कार्बन है उसको भी अवशोषित नहीं कर सकते हैं, तो इसको वृद्धि नहीं करता है, ये कम कर देता है। तो यहाँ पर यही भाग आपका गलत है और फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ाता है। आप ध्यान रखें, जो लोग भी श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको ओजोन अगर जो सतह के पास है उसके अगर वो प्रभाव में आते हैं तो उन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए माना जाता है कि फेफड़ों की बीमारियों को एक तरह से ये और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो केवल ये एक भाग है जहां पर ये गलत है, इसीलिए पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, यह शहरी स्मॉग का मुख्य घटक है। जब हम स्मॉग की बात करते हैं तो इसमें स्मोक और फॉग एक तरह से शामिल रहता है, और अगर पृथ्वी की सतह के पास में ओजोन एक तरह से उपस्थित रहती है तो माना जाता है कि स्मॉग को एक तरह से ये प्रमुख रूप से बनाने और उसको विस्तारित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका सही है। तीसरा, सूर्य से आने वाले अधिकांश पराबैंगनी विकिरण क्षोभ मंडलीय ओजोन द्वारा अवशोषित होते हैं। ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए जो ओजोन, तो वो क्षोभ मंडल में नहीं है, वो समताप मंडल में है। तो ये क्षोभ मंडलीय ओजोन का एक तरह से इसमें योगदान नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश में आने वाला जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उसको रोकने का काम करती है समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की परत, न कि क्षोभ मंडल की। तो ये क्षोभ मंडली लिखा है, इसीलिए ये आपका तीसरा पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पहला तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल दो सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन CSE, इनकी एक पर्यावरणीय जो उन्होंने स्टडी करी है उसके कुछ परिणाम सामने आए हैं और उनका मानना है कि जो ओजोन का स्तर है वो खतरनाक स्तर पर एक तरह से पहुंचता जा रहा है,
जो पृथ्वी की सतह के पास ओजोन की अगर हम बात करें, यानी हमारे क्षोभ मंडल में जो उपस्थित ओजोन का भाग है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि केवल गर्मी में नहीं, सर्दी के समय में जब तापमान कम रहता है तब भी पाया गया है कि ओजोन का स्तर जो क्षोभमंडलीय भाग है वहां पर एक तरह से बढ़ा हुआ है। और इसके कारण आप देखें जो फसल की उत्पादकता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ता है नकारात्मक रूप में। इसी के साथ साथ श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं उनके लिए उत्तरदायी हो सकता है। पृथ्वी की सतह के साथ में क्षोभ मंडल में जो भी ओजोन पाई जा रही है उसे प्रमुख रूप से माना जाता है कि रासायनिक क्रिया से इसका उत्पादन होता है। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वायुमंडल में, इसी के साथ साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी गतिशील जैविक यौगिक, और इसी के साथ साथ माना जाता है कि ऊष्मा और सूर्य का प्रकाश, इसके साथ जब ये मिल जाते हैं सब, तब एक तरह से ओजोन का निर्माण होता है क्षोभ मंडल में। देखिए जब हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, गतिशील जैविक यौगिक की, तो इसका प्रमुख अगर हम स्रोत देखें तो अलग अलग प्रकार के जो पेंट हम यूज करते हैं, इसी के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जो भी जैविक एक तरह से विलेय पदार्थ है, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इन सभी से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या गतिशील जैविक यौगिक बाहर निकलते हैं। अगले हम प्रश्न को देखते हैं, इनमें से किस देश की सीमा बाल्टिक सागर से लगी हुई है और इसके पूर्वी तट पर स्थित है? इस प्रश्न के लिए आपको बाल्टिक सागर का जो मैप है वो एक तरह से पता होना चाहिए। अगर हम बाल्टिक सागर की बात करें तो एक तरह से यूरोप का उत्तरी भाग है, और बाल्टिक सागर की अगर आप सीमा यहाँ पर देखें तो पोलैंड के साथ लगती है, इसी के साथ साथ लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ऊपरी भाग में अगर आप देखें तो फिनलैंड के साथ में है। एक भाग अगर हम देखें तो स्वीडन के साथ भी यहाँ पर एक सीमा बनती है इसकी पूर्वी। तो बाल्टिक सागर का ये एक तरह से प्रमुख देश हैं जो सीमा बनाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें तो बाल्टिक सागर का जर्मनी का एक थोड़ा भाग लगता है, और साथ साथ रूस के 2 भाग लगते हैं, ये एक हिस्सा, और एक छोटा सा भाग है जिसको कालिनग्राड कहा जाता है, ये हिस्सा यहाँ पर लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में है। तो ये रूस की सीमा भी यहाँ पर बनती है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है बाल्टिक सागर से लगी हुई सीमा के देश जो इसके पूर्वी तट पर हों। तो अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो ये एक तरह से पूर्वी तट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये प्रमुख रूप से एक तरह से शामिल हैं, यानी लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 4, 5 यानी डी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में 28 और 29 जुलाई को 12वां संस्करण किया गया है इंद्र नेवी एक्सरसाइज का, और ये हर 2 वर्ष में आयोजित होने वाला एक तरह से नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में किया जाता है। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनोटिक संक्रमण बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी हो सकता है। जब हम जूनोटिक की बात करते हैं तो ऐसी बीमारियां जो जानवरों से एक तरह से मनुष्यों में फैलती हैं, जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करें तो ये भी एक तरह से जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक संक्रमण की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या किसी तरह का परजीवी या पैरासाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा, स्क्रब टाइफस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स ये सभी जूनोटिक रोग हैं। तो ये ध्यान रखें, ये सभी एक तरह से जानवरों के माध्यम से फैलते हैं। तो ये सारे यहाँ पर जूनोटिक रोग हैं। तो दोनों सही है, पहला और दूसरा। तो आंसर आपका सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक तरह से कहा गया है कि जो भी जूनोटिक बीमारियां हैं प्रमुख रूप से उनको विस्तारित होने से रोकने के लिए आईईसी के आधार पर एक तरह से प्रमुख रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। आईईसी का मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी सूचना फैलाना, लोगों को इसके बारे में शिक्षा देना, और दूरसंचार के साधन है उनके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना, यानी प्रिंट, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो जूनोटिक बीमारियां हैं जो जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलती हैं उनमें एक तरह से जो जागरूकता है वो बढ़ाना। और इसमें 7 प्रमुख जो बीमारियां हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं, यानी रेबीज, स्क्रब टाइफस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, सीसीएचएफ, निपाह और कायनासुर फॉरेस्ट डिजीज। इनके संबंध में प्रमुख रूप से जागरूकता फैलाई जाएगी। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न आपको देते हैं। आज हमने 2014 का प्रश्न आपको दिया है। प्रश्न हम देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां किया गया है? इसके उल्लेख की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कहते हैं, वहां पर किया गया है आर्टिकल 51 में। तो यहां पर हम देखें तो आंसर आपका हो जाता है बी। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं। आज के प्रमुख तथ्य में हम निसार के संबंध में चर्चा करेंगे। निसार की अगर हम बात करें तो नासा इसरो एसएआर मिशन, एसएआर मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो नासा और इसरो का ये जो सार मिशन है इसे निसार के नाम से एक तरह से जाना जाता है, और इसी संबंध में प्रमुख रूप से आज हम चर्चा करेंगे।
निसार को आज के प्रमुख तथ्य के रूप में हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत, अगर हम देखें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भी एक तरह से बर्फ की स्थिति है उसके संबंध में, और पूरी एक तरह से पृथ्वी के अलग अलग जो भाग हैं उसके संबंध में अध्ययन करने के लिए नासा के साथ में सहयोग करने वाला है। इसी संदर्भ में हम निसार के लिए प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इनके बीच में सितंबर 2014 में एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए, और इसमें उद्देश्य ये था कि नासा उपग्रह के लिए एक रडार देगा, विज्ञान डाटा के लिए उच्च दर संचार प्रणाली देगा, जीपीएस रिसीवर देगा, और साथ में एक पेलोड डाटा सबसिस्टम प्रदान करेगा, जो एक परियोजना बनाई जा रही थी दोनों के बीच में। इसके दूसरे भाग में ये कहा गया कि इसरो के द्वारा अंतरिक्ष यान का जो पूरा तंत्र है वो दिया जाएगा, एक दूसरे प्रकार का रडार दिया जाएगा, और साथ साथ प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और इसका जहां तक प्रक्षेपण है तो वो श्रीहरिकोटा भारत से किया जाएगा। तो ये सितंबर 2014 में एक तरह से समझौता किया गया था भारत में इसरो और अमेरिका की संस्था नासा के बीच में। इस निसार परियोजना में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से 2 रडार यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसा हमने ऊपर देखा, एक नासा देगा और एक इसरो। तो नासा के अगर हम सिंथेटिक एपर्चर रडार की बात करें तो ये 24 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य वाला एल बैंड का एक तरह से होगा, और भारत की तरफ से अगर हम इसरो की बात करें तो 10 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य के साथ में एस बैंड में एक तरह से काम करने वाला एसएआर एक रडार होगा। स्वैथ का मतलब एक तरह से रहता है कि जब भी अंतरिक्ष में किसी रडार के माध्यम से एक तरह से किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है पृथ्वी में, तो कितने भाग में एक तरह से वो जो भी तरंगे भेजकर यहाँ के अध्ययन कर रहा है, तो जो एक तरह से एरिया वो एक हिस्से में कवर कर रहा होता है वो एक तरह से उसका स्वैथ कहलाता है। इसी के साथ साथ रिजोल्यूशन, यानी कितने छोटे छोटे भाग पर वो एक तरह से सही इमेज दे सकता है, तो वो 7 मीटर है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें क्रॉस ट्रैक, यानी एक से ज्यादा क्षेत्रों में जब उसके द्वारा अध्ययन किया जाएगा तो 2 से 8 मीटर तक का रेजोल्यूशन इसके द्वारा दिया जाएगा। निसार कार्यक्रम में नासा की तरफ से जो रडार भेजा जाएगा उसमें अगर हम परावर्तक एंटीने की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा होगा जो नासा के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से पृथ्वी पर जो भी सूक्ष्म परिवर्तन है उन पर नजर रखी जाएगी। भविष्य में ज्वालामुखी की जो घटनाएं हो सकती हैं उनके चेतावनी संकेत एक तरह से पता करने का प्रयास किया जाएगा। भूजल आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। पृथ्वी पर जो भी आइस कवर का भाग है, प्रमुख रूप से अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर एक तरह से नजर रखी जाएगी कि वो कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। इसी आधार पर आप देखें तो समुद्र का जल स्तर जो वृद्धि हो रही है उसके संबंध में भी अध्ययन किया जाएगा। तो प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से अगर हम खतरों की बात करें जो वैश्विक पर्यावरण को हो सकते हैं और उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से यह कार्यक्रम कार्य करेगा। इस मिशन के माध्यम से पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी जो सतह है उनका निरीक्षण किया जाएगा, और ये 3 वर्ष के लिए मिशन होगा, और हर 6 दिन में ये औसतन पृथ्वी का नमूना लेगा। निसार के माध्यम से टेनिस कोर्ट के लगभग आधे भाग का एक तरह से अध्ययन किया जाएगा, और उस आधे भाग में 0.4 इंच जितने छोटे क्षेत्र के बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाएगा। तो पृथ्वी का काफी बारीकी से अध्ययन करने के लिए इस मिशन का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के उपग्रह 2023 में भारत में श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से प्रक्षेपित किया जाएगा, और इन उपग्रहों को निकट ध्रुवीय कक्षा में एक तरह से स्थापित किया जाएगा। इस मिशन में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो शब्द उपयोग हुआ है सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो इस रडार की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का सक्रिय डाटा संग्रह करने वाला है। सक्रिय डाटा संग्रह करने का मतलब है कि सेंसर अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करता है और उस ऊर्जा की मात्रा को रिकॉर्ड करता है जो पृथ्वी के साथ टकराने के बाद वापस परावर्तित होती है। सिंथेटिक एपर्चर रडार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी ऊर्जा प्रक्षेपित की जा रही है वो पृथ्वी से टकराकर जब वापस जाती है तो इसको एक तरह से ये मापता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से डाटा संग्रह करने के ऊपर निर्भर है। और ध्यान रखें जब हम एसएआर की बात करते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार तो ये रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं और प्रमुख रूप से माइक्रोवेव क्षेत्र में यह कार्य करता है। एसएआर प्रमुख रूप से 3 सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक की जो तरंग दैर्घ्य है उसमें काम करता है। अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो उसकी तुलना में ये जो माइक्रोवेव का भाग है जिसमें एसएआर काम करता है वह एक तरह से अधिक लंबी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य वाला भाग होता है। आप ध्यान रखें कि इस तरह के जो एसएआर में रडार होते हैं उसमें एंटीना जितना बड़ा होगा वैज्ञानिक किसी वस्तु के बारे में उतनी ही एक तरह से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रिजोल्यूशन भी उतना ही अच्छा होगा, यानी उतनी छोटी छोटी वस्तु के बारे में अध्ययन आप कर सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में आप एंटीना बड़ा ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, उसकी एक सीमा है। तो इसीलिए किया यह जाता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा
बड़े एंटीना का एक तरह से एक कृत्रिम रूप से उपयोग किया जाता है, यानी सिग्नल प्रोसेसिंग जो तकनीक है और अंतरिक्ष यान की जो गति होती है उसका उपयोग करके एक छोटे एंटीना के माध्यम से एक बड़े एंटीना का जो प्रभाव है वो उत्पन्न किया जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, इसे सिंथेटिक अपर्चर रडार कहा जाता है। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम रूप से छोटे एंटीने के माध्यम से बड़े एंटीने का एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। एपर्चर रडार जो टर्म इसमें यूज किया जाता है वो एक तरह से अंतरिक्षयान या विमान की अगर हम बात करें उसमें जो एंटीना एक तरह से लगा होता है उसके लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। ये हमारा 31 जुलाई 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।